जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के हों, सॉरी सेकंड सेमेस्टर का तो एग्जाम लग ही गया, फोर्थ सेमेस्टर के हों, चाहे वो सिक्स सेमेस्टर के हों, चाहे वो बीए के हों, चाहे बीएससी के हों, बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन जल्दी से प्रोवाइड करवाओ। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, वो इसलिए क्योंकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं और अपनी कॉलेज में सेंटर आ रहा है। इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि सुबह से शाम तक वहाँ ड्यूटी देनी पड़ती है और क्वेश्चन तो बनाए हुए हैं। लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उन सबको बनाया हुआ है, लेकिन अपलोड करने का और वीडियो बनाने का समय थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं थोड़ा सा हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल ना करें, महेश जी सर को सब मालूम है किसका पेपर कब है। ये सारा टाइम टेबल, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी का हो, चाहे शेखावाटी की बात कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, सारा टाइम टेबल, सिलेबस, क्वेश्चन सब मेरे पास हैं। बस जैसे जैसे समय निकट आता जाएगा मैं सब, हाँ, लेकिन आपकी भी बात सही है कि सर आप जल्दी बता देते तो हम उनको पढ़ लेते, क्योंकि आपके बताए हुए क्वेश्चन पूरे आते हैं। इतना प्यार जो आप दे रहे हो, इतना स्नेह, इतना लगाव जो इस चैनल के प्रति आपका है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, थोड़े से बस थोड़ा सा विलंब हो रहा है, वो एग्जाम की वजह से। वो एग्ज़ाम की ड्यूटी लग जाती है और कॉलेज में एग्ज़ाम का सेंटर आने की वजह से वो सारा दिन मोबाइल भी ऑफ रखना पड़ता है, उधर सुबह 1 घंटा पहले जाना पड़ता है, 2 घंटे बाद में, काफ़ी समस्याएँ हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा नहीं हो पा रहा है। अब धीरे-धीरे एग्ज़ाम लगभग समाप्ति की ओर है, 18 तक कंप्लीट हो जाएँगे, आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो अभी 6th सेमेस्टर में हैं और उनका जूलॉजी का पेपर 18 तारीख को लगने जा रहा है। उनके लिए मैं लेकर आया हूँ मात्र और मात्र 12 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ, बाबा श्याम से यही प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। बिना देर किए हुए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा सब्र रखिए। समझ रहे हैं? अब बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा-सा सब्र रखिए। महेश सर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सही समय पर उपलब्ध करा देंगे। ये थोड़ा-सा एग्ज़ाम आ गए, इस वजह से व्यवधान हो गया और ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को सब याद है। वो खट्टा-मीठा आपने देखी है ना? वो बार-बार अक्षय कुमार जी से पैसा माँगते हैं कि मेरा पैसा, मेरा पैसा। अक्षय कुमार जी यही कहता है कि मुझे सब याद है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, सारा हिसाब इस बोरिया, एक थैला रखता है ना बैग, इस बोरे बिस्तर में, तो मेरे को सब याद है, किसका टाइम टेबल क्या है, कब एग्ज़ाम है और कब क्वेश्चन बनाने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको देने हैं। लेकिन थोड़ा-सा मैं क्षमा चाह रहा हूँ इस एग्ज़ाम की वजह से, ठीक है? बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर बीएससी 6 सेमेस्टर, पेपर का जो नाम है इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर, मतलब पारिस्थितिकी एवं प्राणी व्यवहार। फर्स्ट यूनिट इकोलॉजी से संबंधित है और इकोलॉजी का पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों को समझाइए। देखो, पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो 2 घटकों से मिलकर बनता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। ये यूं बोल दो, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो 2 फैक्टर हैं, बायोटिक, एबायोटिक, अजैविक घटक और जैविक घटक, उनको आपको विस्तार से बताना। जैसे फिजिकल या एबायोटिक फैक्टर में कौन 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 आते हैं बेटा? टेम्परेचर, तापमान कैसे प्रभावित करता है? लाइट, सूर्य का प्रकाश, मृदा, वाटर, जल। और बायोटिक फैक्टर की बात करें तो खाद्य उपलब्धता, सहजीविता और अंतःपरजीवी संबंध, ये सारे के सारे आते हैं बेटा किसमें? जैविक कारकों में। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक जो घटक हैं उनको आपको समझाना है, ठीक है? यूनिट फर्स्ट से एक ही क्वेश्चन, एक मिनट देख लेता हूं। यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन और रह गया बेटा।
कोई बात नहीं, यहीं लिख देते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सीमाकारी कारक, सीमाकारी कारक, लिमिटिंग फैक्टर्स। सीमाकारी कारक क्या है, समझ में आ रही बात? सीमाकारी कारक क्या है, इसकी अवधारणा को बताना है। ये क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सीमाकारी कारक क्या है, इसकी अवधारणा को बताना, क्या कॉन्सेप्ट है, सीमाकारी कारकों का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी अवधारणा को बताना है। और अवधारणा को बताते हुए साथ साथ में जो जूलॉजिस्ट हैं उसमें लिविंग और दूसरे सेल्फर्ड, लिविंग का न्यूनता नियम, लिविंग का न्यूनता नियम और सेल्फर्ड का सहिष्णुता नियम। अब देख लीजिए क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन इतना भी आ सकता है, सीमाकारी कारक क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सीमाकारी कारकों की अवधारणा को समझाते हुए लिविंग का न्यूनता नियम व सेल्फर्ड का सहिष्णुता नियम बताइए, ठीक है ना। यह क्वेश्चन इतना भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में इतना भी आ सकता है, क्या लिविंग का न्यूनता नियम क्या है, या सीमाकारी कारक कौन कौन से। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सीमाकारी कारक कौन कौन से। सीमाकारी कारक तो समझते हो, लिमिटिंग फैक्टर मतलब किसी भी क्रिया को प्रभावित करने वाले वे कारक कि उससे अपर हम या उससे लो उसको रखेंगे तो वो क्रिया प्रभावित हो जाएगी, वो क्रिया संपन्न नहीं होगी। एक लिमिट तक तो वो चलती रहेगी, उसके बाद में फिर उसको चाहे बढ़ा दो चाहे उसको घटा दो, उसके बाद में उस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर सूर्य के प्रकाश की बात करें, CO2 की बात करें, कुछ लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक उसी प्रकार तो सीमाकारी कारक क्या होते हैं, इनकी क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, और लिविंग का न्यूनता नियम और सेल्फर्ड का सहिष्णुता नियम क्या है, इसको समझाइए। ये दो क्वेश्चन बेटा हमने लिए हैं फर्स्ट यूनिट, समझना आराम से। एक बार और बता देता हूं। पहला प्रश्न तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटक दिख रहा है ना, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अजैविक कारक क्या है, जैविक कारक क्या है, या क्वेश्चन आ सकता है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक जैसे ताप, सॉरी अजैविक कारक जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, नमी, समझाइए। या पारिस्थितिक तंत्र को अजैविक कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, समझाइए, ठीक है ना, इकोसिस्टम। ओके, ये बात होगी बेटा किसकी, फर्स्ट यूनिट की। अब बात आती है सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट का पहला प्रश्न दिख रहा है ना, बिल्कुल। जनसंख्या घनत्व क्या है, इसको प्रभावित करने वाले जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है कई बार। जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र बताइए, इसका सूत्र भी आपको देखकर जाना है, सूत्र नहीं सूत्र भी आपको देखकर जाना है। इसको प्रभावित करने जनसंख्या घनत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, समझाइए विस्तार से। इसके बाद में निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखनी है बेटा, जिसमें पहला बिंदु खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फूड चेन तो समझते हो ना, खाद्य श्रृंखला। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषक स्तर पर एक जीव को दूसरे जीव द्वारा भोजन के रूप में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला, समझ रहे, फूड चेन कहलाता है। जैसे पादप है और पादप को कौन खाया बेटा, मान लो चूहा, घास जिसको बोल रहे हैं, पादप में घास है, यहाँ पर चूहा खाया, और चूहे को कौन खा गई, मान लो बिल्ली, और बिल्ली को खा गया कौन, शेर या भेड़िया वगैरह। तो इस पादप को यूज किया किसने, चूहे ने, चूहे को यूज किया किसने, बिल्ली ने, बिल्ली को यूज किया किसने, भेड़िए ने या शेर ने। तो इस प्रकार, या चूहे को खा गया कौन, सांप, सांप को खा गया बाज, और बाज को खा गया भेड़िया वगैरह, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषक स्तर पर दूसरे पोषक स्तर के जीवों द्वारा भोजन के रूप में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अब ये खाद्य श्रृंखलाएं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला, जैसे एक खाद्य श्रृंखला ये बन गई, एक खाद्य श्रृंखला ये बन गई। जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है, गुंथ जाती है ना, वो कहलाता है जाल, फूड वेब, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। पारिस्थितिकी पिरामिड बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार इतना न पूछकर ये पूछ ले, जैव भार के पिरामिड बताइए,
या ऊर्जा के पिरामिड बताइए या संख्या के पिरामिड, क्योंकि पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से बेटा, संख्या के, दूसरे देवभार के, और तीसरे बेटा ऊर्जा के। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे क्यों होते, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा भी, क्योंकि ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाते जाते ऊर्जा का मान कम होता जाता है। तो शुरू में जो ऊर्जा थी उसका ग्राफ बढ़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसलिए पारिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा के हमेशा कैसे होते हैं, सीधे, जबकि जैवभार और संख्या के पिरामिड उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की बात हो गई। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह को भी बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कार्बन के बाद में कुछ चक्र हैं, जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा पारिस्थिति नीके, पारिस्थिति नीके का अर्थ होता है, पारिस्थिति निकेज, निकेज का अर्थ होता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी समुदाय के जीवों की उसमें भागीदारी, मतलब सहभागिता क्या है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उस तंत्र में रहने वाले जितने भी जीव हैं उस पोषक स्तर पर उनकी उस पारिस्थितिक तंत्र को बनाने में क्या भागीदारी है, वो पारिस्थितिक नीचे कहलाता है। इसको आपको विस्तार से समझाना, ठीक है। ओके सर, बात आ रही है यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 क्या कह रही है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी क्या है, डेजर्ट इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी डेजर्ट इकोसिस्टम क्या है, डेजर्ट इकोसिस्टम के क्या कैरेक्टर हैं, किस प्रकार से डेजर्ट इकोसिस्टम बनता है। जैसे एक्वेटिक जलीय बनता है, ठीक उसी उसके विपरीत बनेगा कौन सा, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो इसके लक्षण बताने हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम के लक्षण बताते हुए अब वहां पर डेजर्ट मरुस्थल क्षेत्र में जो भी, चाहे पादप हो, वनस्पति जिसको कहने प्रोड्यूसर कहने, पादप हो चाहे जीव जंतु हो, सभी मिलकर ही तो पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों आएंगे। सूर्य का प्रकाश भी है, वहां की मृदा भी है, जल भी है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये तो हो गए अजैविक घटक। और जैविक घटक पेड़ पौधे जीव जंतु, तो उनमें किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, पादप किस प्रकार से एडेप्टिव होंगे और जंतु जो है वो किस प्रकार से उस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित रहेंगे, तो उनके अनुकूलन बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका अनुकूलन बताना है बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र में वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो किस प्रकार से उस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, डेजर्ट इकोसिस्टम में रहने के लिए अपने शरीर को अनुकूलित करते हैं। तो पादपों के तो क्या कैरेक्टर होंगे और जंतुओं के क्या कैरेक्टर होंगे, ओके, ये आपको बताना है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक उष्णता, यही परिणाम आ रहा है सामने, बरसात नहीं हो रही ना 15 दिन से, सारे के सारे किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। बरसात के दिनों में बरसात नहीं होती, सर्दी के दिनों में सर्दी नहीं होती है, जब बरसात नहीं चाहिए होती है तब बरसात होती है। अभी गेहूं की फसल कट रही थी मार्च अप्रैल में, तब बरसात की जरूरत नहीं थी, तब बरसात थी। ये सारे इसी के इफेक्ट है, ठीक है ना। अल्नीनो लानीनो के इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हैं। लगातार विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है, सर्दी के दिनों में सर्दी नहीं आती है लेकिन बाद में सर्दी आती है। जब फरवरी में थोड़ी सी हीट चाहिए फसलों को तब जाके सर्दी आती है, तो सारी फसलें नष्ट हो जाती है, ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बड़ी समस्या है, उसको लेकर आपको टिप्पणी करनी है। मानव जाति का इस पर क्या प्रभाव है, अब प्रभाव तो सारे आप देख ही रहे हो, बरसात वाली बात भी लिख देना भले, ऐसी कोई बात नहीं है। मौसम में असामयिक परिवर्तन हो रहे हैं, समय के अनुकूल नहीं हो रहे, वो सारे के सारे इफेक्ट किसके बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, किस पर टिप्पणी लिखनी है। पहला, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। कई बार है ना जो जलीय अनुक्रमण पूछता है, और कई बार मरुस्थलीय अनुक्रमण, कई बार पर्वतीय अनुक्रमण पूछता है। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है बताना है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, जो हमें प्रकृति ने दिए, हमने नहीं बनाए हैं, मिट्टी है, जल है, वायु है, हवा, ठीक है ना, पेड़ पौधे भी उसमें शामिल हो गए। तो प्राकृतिक संसाधन उनको कैसे बचाएंगे, आने वाली आगे की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए किस प्रकार से हम उनका उपयोग करें, दोहन करें, किस लिमिट तक करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित इनका उपयोग कर सकें। बढ़ते हैं अगली यूनिट की ओर, लास्ट यूनिट,
व्यवहार में हार्मोन्स, कोई भी प्राणी जब व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, गुस्सा आता है, शांत रहता है, हंसता मुस्कुराता है, तो हार्मोन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हार्मोन्स और फिरामोन्स, ठीक है ना। हार्मोन्स का बढ़ जाना स्वभाव को प्रेरित करता है, व्यवहार को प्रेरित करता है। हार्मोन्स, फिरामोन्स, कई प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए फिरामोन छोड़ते हैं। जैसे चींटियां जब चलती है तो कुछ विशेष प्रकार के फिरामोन छोड़ देते हैं, जिनके कारण, उनकी गंध के कारण पीछे पीछे दूसरे चींटियां भी उसी रास्ते पर चलती है। तो फिरामोन्स और हार्मोन्स की प्राणियों के शरीर में क्या भूमिका है व्यवहार में, ठीक है ना। उसके बाद में टिप्पणी लिखनी है, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखो। जैविक लय, बायोलॉजिकल रिदम्स, जैविक लय क्या होते हैं? सामाजिक व्यवहार व सामाजिक संगठन। सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संगठन किसके संदर्भ में? मतलब रिसर्च मेकॉक जो बंदर था, रिसर्च मेकॉक बंदर एवं ब्लैक बग जो हिरण की प्रजाति है, ब्लैक बग जो मृग है, उसके संदर्भ में आपको सामाजिक व्यवहार, मतलब वो कैसे सामाजिक व्यवहार करते हैं, उनमें कैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सामाजिक संगठन पाया जाता है। ओके, सहसंबंध अधिगम व अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम, सहसंबंध अधिगम क्या होता है? इनसाइट लर्निंग क्या होता है? अंतर्दृष्टि अधिगम क्या होता है? तर्क और संचार, कम्युनिकेशन, तर्क और संचार क्या होता है इसके बारे में बताने। राजस्थान में वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ एवं इनका संरक्षण। राजस्थान में वन्य जीव क्या है, किन क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, और कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में या राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपको पूरी डिटेल बतानी है। एक बार फिर कह रहा हूं, ये जो टिप्पणियां हैं, एक बार फिर कह रहा हूं, ये जो टिप्पणियां हैं, यहां से सवाल आएगा, 101% आएगा। नहीं मानो तो 18 तारीख को पेपर दे लेना और 19 तारीख को आराम से कमेंट कर देना। बताए हुए ये 12 जो क्वेश्चन हैं, उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन भी, 10 क्वेश्चन तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर एक क्वेश्चन भी आ जाएगा तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में जाकर एक प्यारा सा कमेंट जय श्री श्याम लिख देना, ठीक है। बीएससी के तो लगभग सारे पेपर कंप्लीट हो ही गए हैं। मिलते हैं बीए और बीएससी सेकंड सेमेस्टर, ये 6 सेमेस्टर के कंप्लीट हो गए हैं। हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी, कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे रहे हैं। सभी को क्वेश्चन समय पर मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ओके, थैंक यू, जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली क्लास।